हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। ऐतराज हुआ कि अपने आप नहीं काटना चाहिए। 2 साल के बाद अब उसको ओपन कर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन पर उसकी छोड़ दिया गया, किसान लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता। अब इसमें किसान जो लेना चाहेगा वो उसका प्रीमियम भरेगा, लेकिन एक स्वभाव किसान के मन में जो आया हुआ है और वो खास करके हमारे विपक्ष के लोगों ने जो पैदा किया हुआ है कि जिसको प्रीमियम मिलेगा वो जाकर के इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है कि मुझे इतना पैसा वापस दो। अब उसका एक साइंटिफिक सिस्टम है और उस साइंटिफिक सिस्टम से वहां उसका नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, उसकी फसल खराब हुई कि नहीं हुई, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के हिसाब से वो तय किया जाता है। और ऐसे ऐसे उदाहरण भी हैं, किसान को पता भी नहीं कि मुझे क्लेम मिलेगा, उसके बाद भी उसके खाते में लाख रुपया पहुंचा है, ऐसे उदाहरण भी हैं। इसलिए इस सारे सिस्टम को अगर हम खुद भी और अपने किसान को भी ठीक ढंग से बताएंगे, समझाएंगे तो किसान की भी संतुष्टि होगी। वरना हम आखिर कोई प्रीमियम दिया है, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम हम कराते हैं तो उसका लाभ कब मिलता है, क्लेम कब मिलता है? जब वो लाइफ खत्म हो जाए। हर किसी को जिंदा जी नहीं मिलता उसका। इसलिए फसल खराब होने पर उसका क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के माध्यम से या टोटल लॉस है उस क्लेम के माध्यम से उसको पैसा मिलता, सबको नहीं मिलता। एक बात। दूसरा, जैसा मैंने बताया कि वो टेंडर के ऊपर ही सब लोग आएंगे, उसके हिसाब से उनको मिलेगा। तीसरा, मंत्री जी ने बता दिया कि हमने दिया कम है। तीनों एजेंसी ने, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और किसान, तीनों ने मिलकर 2800 कुछ करोड़ बताया। क्लेम कुल मिला के हरियाणा में 2900 कुछ करोड़ मिला है। और जब ज्यादा क्लेम मिला है इसका मतलब हमारा कोई लॉस ज्यादा नहीं हुआ। एक बात। दूसरा, कंपनी कोई भी आएगी, कंपनी कोई भी इंश्योरेंस वाली वो बाबा जी नहीं है जो घाटे में चलेंगे। उनको अगर कोई फायदा होगा तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। किसी प्रदेश का अगर ज्यादा क्लेम जा रहा है तो उत्तरोत्तर उसका जो टेंडर है उसका परसेंटेज भी ज्यादा जाएगा, उसका परसेंटेज कम नहीं जाने वाला। हर साल बदलता है। 4 प्रांतों का मेरे पास रिकॉर्ड है, अलग अलग क्लस्टर का। हमारा पहले साल में गया 10.96, हाँ 10.96। दूसरे साल में गया, नहीं दूसरे क्लस्टर में गया 8.48, तीसरे क्लस्टर में गया 8.49। कई प्रदेशों ने ज्यादा बनाए हुए हैं। राजस्थान ने 10 क्लस्टर बनाए हुए हैं, उनका सबका रेट अलग अलग है। किसी का 8% है तो किसी का 12% भी है। तो इसलिए किस एरिया में कितनी फसल खराब होने की संभावना है, कितना क्लेम उनको एंटिसिपेट करते उनको देना पड़ेगा, उसके हिसाब से वो टेंडर में रेट आता है। ये ऐसा नहीं कि हमारे ही हाथ में सब कुछ है। किरण जी, मैं समझता हूं कि बिल्कुल क्लियर उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने सब कुछ बता दिया है। अब ये कोई बहस नहीं है, ये क्वेश्चन आ रहा है। खाली मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है मेरा राइट है, नहीं राइट है तो वो सारी बात बोल गए, मैं बोलूं ना? नहीं बोला है उन्होंने, जो आपने मांगा स्पष्टीकरण दे दिया। 2 चीजें पूछ रही हूँ, 2 चीजें पूछ रही हूँ अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा वो नहीं, और मैं तो बिल्कुल टू द पॉइंट पूछ रही हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ और जो बात कही मुख्यमंत्री जी ने, मैं उस बात से भी सहमत हूँ, लेकिन मैं उनकी एक बात से पूछना चाहती हूँ कि ये कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं ये बाबा जी नहीं है, ये हम सब जानते हैं, तभी तो ये करोड़ों का घोटाला हो रहा है। ये बाबा जी नहीं है, ये मानती हूँ। लेकिन जो किसान जो है वो तो जो है उसको तो बेचारी जो उपज है, जो उसका नुकसान होता है वो उसको मिलना चाहिए। अब ये कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज जो है ऑक्शन के ऊपर जो है सारा कुछ देती है। अब ऑक्शन के ऊपर जब देती है तो वो दबाव सरकार का उनके ऊपर होना चाहिए ना, पहली बात। दूसरी बात, जहां पे इतने घोटाला हुआ है, अब दैनिक भास्कर में ही आया है। नहीं, घोटाला अखबारों के जरिए नहीं होता। ऐसे कोई तथ्य हो तो आप पेश करिए। ऐसे नहीं, घोटाला अखबारों में नहीं होता। कोई आपके पास तथ्य है तो वो दीजिए। में दिया है कि हमारे को इंश्योरेंस को हर चीज में घोटाला दिखाई देता है, फिर भी 50 रुपए काटे जा रहे हैं। ये तो जाती है। जब हमने प्रीमियम कम लिया है, मुआवजा ज्यादा दिया है, किसान को फायदा हुआ है, उसमें भी इनको घोटाला दिखाई देता है। नहीं, चलिए नेक्स्ट श्री संजय सिंह जी। 663 जी। श्री संजय सिंह, हाँ जी बैठ जाइए प्लीज। 663। हाँ, अखबारों के माध्यम से घोटाले आएंगे तो सबका जांच करने लगेंगे फिर तो। अखबारों में तो बहुत कुछ आता रहता है। 663 जी। हाँ जी मंत्री जी। हाँ जी, चलिए मंत्री जी जवाब देंगे। 663 किसका है, कौन से मंत्री जी का है?
आपका माननीय मुख्यमंत्री जी का 663 हो गया जी, हो गया। Yes, sir. The estimate of the development works are under preparation, and it is expected that the work shall be tendered soon. ठीक है जी। थैंक यू जी। श्री हरविंदर कल्याण जी 592. नहीं श्रीमान जी। कै नहीं श्रीमान जी। खैर नहीं श्रीमान जी। गैस क्षेत्र में प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं। ब्यौरे अर्बुद कै के साथ संलग्न है। स्पीकर सर, ये जिन गांवों का मैंने ये विषय निकाला है, मेरा वहां पे अक्सर आना जाना रहता है और ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बहुत से ऐसे कदम उठाए हैं, चाहे वो हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वो भी देखें, हर तरीके से हम चीज़ों को देखें। पर क्योंकि मैं प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे जाके स्थिति को देखता हूँ, मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी को जो रिपोर्ट विभाग के माध्यम से आई है, जो निचले स्तर के अधिकारियों ने जो भेजी है, मैं उस रिपोर्ट से पूरे तरीके से सहमत नहीं हूँ। इसके ऊपर दोबारा ये जांच करवाई जाए और जो ये डाइंग इंडस्ट्री खास तौर पर है, जो करनाल जिला और पानीपत जिले के बॉर्डर पे ज़्यादातर ये इंडस्ट्री लगी हुई है, उसमें घरोंडा विधानसभा भी है और पानीपत ग्रामीण भी है। और मैं समझता हूँ कि महिपाल डांडा जी का भी वो विधानसभा क्षेत्र है। वहाँ की जो डाइंग इंडस्ट्री है, वहाँ पे बिना ट्रीट किए हुए पानी को टैंकरों में भर के और उसको या तो सड़कों पे डाल दिया जाता है या फिर उसको जो पास लगते हुए जो तालाब है उन तालाबों में डाला जाता है। और उन गांवों में स्थिति ये है कि जब ट्यूबवेल का पानी आता है तो कई बार लाल रंग का पानी आता है। मुझे आश्चर्य है कि जो वहां पर अधिकारी जो भी जांच करने के लिए गए, उनको वो गंदा पानी भी दिखाई नहीं दिया और जो पानी वहां के लोग पीते हैं वो भी उनको दिखाई नहीं दिया। तो ये गंभीर विषय है और मैं तो यहां तक भी कहूंगा कि जिस अधिकारी ने रिपोर्ट बनाई है उसको ये आदेश दिया जाए कि वो 1 महीना वहां का पानी पिए जो वहां के लोग पी रहे हैं। और जो बीमारियां वहां पे आ रही हैं, कैंसर, स्किन और कितनी बीमारियां वहां पे आ रही हैं, इसको मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि इस विषय को गंभीरता से लिया जाए। आप दीजिए। हाँ जी। हरविंदर कल्याण, हेलो हरविंदर कल्याण जी ने जो पानी की बात कही है, इसके कॉन्स्टिट्यूंसी साहब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी साथ लगती है समाल का। और मैंने पहले विधानसभा सत्र में भी आपसे माध्यम से मंत्री जी को, सरकार को रिक्वेस्ट किया था, जो ड्रेन नंबर जो गंदा पानी समाल का ग्रामीण और घरोंडा एट दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी है, और जो इंडस्ट्री का जो लाल पानी जो कल्याण साहब कह रहे हैं, ये बहुत दूषित पानी है। और इस पानी को ड्रेन नंबर 8 में डालकर, और ये निकासी यमुना नदी में जाती है। सरकार कहती है हम यमुना का सफाई करने जा रहे हैं, लेकिन जो सारा गंदा पानी जो ट्रीट हुआ पानी, हम मेरे पहले भी गुजारिश की थी आपके माध्यम से सरकार को, अगर इस पानी को ट्रीट करके उस नाले में डाल दिया जाए तो यमुना नदी में जो नाला है, जो कल्याण साहब कह रहे हैं, ढांडा साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी गुजरता है नाला, और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके यमुना नदी लगती है, और वहां जाके उन्होंने सारा गंदा पानी, लाल पानी, उसमें पानी को दूषित करता है यमुना के पानी को। तो मेरी आपके हमारी सरकार से गुजारिश, को ट्रीट करके उस नाले में डाला जाए ताकि पशु बीमार ना हो, व्यक्ति बीमार ना हो, और यमुना, हमारी यमुना नदी साफ सुरक्षित रहे और पीने का पानी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया कि जो अनट्रीटेड पानी है बोरवेल के द्वारा नीचे छोड़ दिया जाता है, जिन गांव का इन्होंने जिक्र किया, अलीपुर खास, इसमें 27 औद्योगिक इकाइयां हैं और जिनमें से 19 औद्योगिक इकाइयां जो हैं उन नियमों का पालन कर रही, 8 नहीं कर रही तो उनको बंद कर दिया। हरिपुर, हरि सिंहपुरा, उसमें 5 इकाइयां हैं, 3 पालन कर रही नियमों का, 2 ऐसी हैं जो नहीं कर रही थी, उनको बंद कर दिया। कोहोंड में 10 इकाइयां हैं
जिनमें से 4 पालन कर रही, 6 ऐसी हैं जो नहीं कर रही थी, उनको बंद कर दिया। बड़सत में 9 इकाइयां हैं जो 9 की 9 इकाइयां ठीक तरीके से पालन कर रही। कुल 51 इकाइयां हैं जिनमें से 35 जो हैं नियमों का पालन कर रही, 16 को हमने बंद कर दिया। हमने जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा कि पानी जो है ठीक नहीं है, 110 ट्यूबवेल जो हैं उनका पानी चेक किया गया और वो पानी ठीक पाया गया। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पर औद्योगिक इकाइयों की जांच करता रहता है और समय समय पर ये सैंपलिंग करता रहता है। और जो इकाइयां ठीक से काम नहीं कर रही थी और इस प्रकार का व्यवहार कर रही थी, उसमें जगदम्बा सोलिवेट पोनी रोड घरोंडा है, उसके ऊपर हमने 4,12,500 रुपए का फाइन कर दिया, उसको बंद कर दिया। इसके साथ ही माननीय सदस्य ने कंबोपुरा कुटेल, इनमें हमारे कुछ राइस मिल हैं, उनके बारे में प्रश्न किया। इनमें से 17 इकाइयां ऐसी हैं जिन्हें लाइसेंस की जरूरत थी और उनमें से 14 यूनिट जो है वो ठीक काम कर रहे थे। 3 यूनिट ऐसे थे जो नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, वो तीनों यूनिट हमने बंद कर दिए। और 3 यूनिट ऐसे हैं जिसमें कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं थी, वो कोई पॉल्यूशन फैला नहीं रहे थे, तो वो उसकी कोई जरूरत नहीं थी। अभी माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया कि अभी भी उनके ध्यान में कुछ ऐसा है कि कहीं इस प्रकार की शिकायत है, जो जैसा उनका कहना है कि कुछ लोग वाकई इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे कि उनका अनट्रीटेड वाटर को वो नीचे छोड़ रहे। बहुत गंभीर विषय है, लेकिन अगर माननीय सदस्य को इस प्रकार का प्रमाण देंगे तो सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। हरविंदर जी, मैंने माननीय वन मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि मैंने एक लिखित आवेदन दिया था डिपार्टमेंट में। मेरे हल्के में पहाड़ के साथ साथ गांव बसे हुए हैं, 10-15 गांव, बीच में पहाड़ है, लोकेशन उनकी ऐसी उसके साथ साथ है, और वो इतने बड़े बड़े गांव हैं, 5-5 हजार आबादी के गांव हैं। उस सारे गांव की जमीन को फॉरेस्ट ने नोटिफाई कर रखा है, जबकि उनको साल पुराने गांव हैं। तो हमने लिखित भी एक आवेदन दे रखा है मंत्री महोदय को कि उनको फॉरेस्ट से चेक करवा के उनको डीनोटिफाई किया जाए, क्योंकि कोई नीम खोदता है तो ये अभी जी विषय दूसरा है। नहीं, ये अलग विषय है। फॉरेस्ट में से नहीं, फॉरेस्ट का नहीं है उनका, तो वो पोल्यूशन का है, पोल्यूशन का। हाँ जी, अगर ये प्रदूषण दूर करना है, मैंने एप्लीकेशन भी दी हुई है प्रदूषण में भी, डीसी करनाल को भी, और उन्होंने कहा कि हम ठीक करवाएंगे। अगर आप ध्यान देंगे तो थोड़ी हमारा रहना सौखा हो जाएगा, नहीं तो रोज एक नौकर फालतू रखना पड़ रहा है, उसके पैसे दे दियो। स्पीकर सर, माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े दिए, ये वास्तव में काफी सख्ती पिछले दिनों में हुई है और उसके कुछ नतीजे आने शुरू हुए हैं। पर क्योंकि अभी भी वो लोग इस तरीके से बीच बीच में गड़बड़ें करते हैं, मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा, वाकई वहां पर लगातार सख्ती करने की जरूरत है। और मैं आपके माध्यम से ये भी अनुरोध करूंगा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी यहाँ पर हैं, कि जो उस एरिया में पोल्यूटेड पानी की वजह से, अनट्रीटेड पानी की वजह से जो भी समस्याएं लोगों को आ रही हैं, एक स्पेशल कैंप भी वहां पर लगाया जाए, चाहे स्किन से संबंधित समस्याएं हैं या अन्य समस्याएं हैं, ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। श्री लक्ष्मण नापा जी। सर, ये समस्या पानीपत से जुड़ी हुई है, जहां की लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है, डाई इंडस्ट्री के अंदर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने प्रार्थना की हुई है कि ZLD का प्रोग्राम जब तक नहीं आएगा पानीपत के लिए, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का, ये समस्या ऐसे ही घूमती रहेगी। लोग कहेंगे हम नहीं फेंकते, अधिकारी कहेंगे नहीं आता जी पानी, और जबकि मैं मानता हूं वहां का विधायक होने के नाते ऐसा पानी छोड़ा जाता है। मेरी प्रार्थना यह है कि ZLD का प्रोग्राम लाना जरूरी है। हमें तकरीबन जो डिस्चार्ज करते हैं पानी, लगभग 16.5 करोड़ लीटर पानी पर डे हम छोड़ते हैं, और इतना अरेंजमेंट क्लीनिंग के लिए नहीं है सर हमारे पास। छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, वो प्लांट नहीं लगा सकते। अगर सरकार ZLD का प्रोग्राम लाएगी, उसके जो रेकरिंग चार्जेस है वो इंडस्ट्री देने को तैयार है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लगभग 2000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस पे दोबारा विचार करे और ZLD का प्रोग्राम वहां पे लाए। धन्यवाद जी। श्री लक्ष्मण नापा जी। 666 जी। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड
और हरियाणा राज्य भंडारण निगम के गोदामों का निर्माण आवासीय क्षेत्र में आने से पहले किया गया था, लेकिन अब आवासीय क्षेत्र गोदामों के निकट में आ चुका है। नंबर 2, नहीं श्रीमान जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो ये मार्केटिंग बोर्ड के गोडाउन बने हुए हैं, तो मार्केटिंग बोर्ड का कोई भंडारण का काम नहीं है जी। इन्होंने ये डीएफएससी को रेंट पे दिए हुए हैं और 7 एकड़ जमीन है, बड़ी वैल्यूएबल जमीन है, शहर के बिल्कुल बीच में पड़ती है और यहाँ शॉपिंग कम्प्लेक्स और अच्छी दुकानें, और जिससे मार्केटिंग बोर्ड की आमदनी करोड़ों रुपए हो सकती है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आगे क्या प्रावधान। मार्केटिंग बोर्ड का काम भंडारण का नहीं, ये सही बात है, लेकिन भंडारण निगम के द्वारा भंडारण करवाया जाता है और प्रदेश के अंदर भंडारण की कैपेसिटी कम है, गोदामों की जरूरत अभी और भी है। हम और गोदाम बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये आवासीय क्षेत्र है, अगर विधायक जी कोई अच्छा प्रस्ताव दें, कोई अच्छी जमीन हाईवे के ऊपर दें पंचायत की, और उसमें हमें इस जमीन का अच्छा रियलाइजेशन हो, तो इस पर विचार किया जा सकता है कि भाई गोदाम को कहीं और बना दें और यहाँ पर कोई प्लॉट या दुकान काट दें। लेकिन ये काम फिर ये है कि हमारा विभाग आप लोगों के म्युनिसिपल कमेटी से मिलकर करेगा, लेकिन इसका अभी विचाराधीन मामला नहीं है। हाँ जी, क्योंकि भंडारण निगम का जो जिम्मा है मेरे पास है और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो आवासीय क्षेत्र में गोदाम आ गए हैं, वहां पे कनेक्टिविटी छोटी है, आने जाने में दिक्कत होती है ट्रकों को, तो उनको शिफ्ट करने की योजना बोर्ड में लाई है और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पलवल और पानीपत यहाँ की जमीन को शिफ्ट करके बाहर बनाने का निर्णय बोर्ड ने लिया है। माननीय मंत्री जी, हमारी पंचायत की जमीनें हैं और मैं जो आपने प्रस्ताव दिया है पंचायत की जमीन दे देंगे हम आपको, और ये शहर में लोगों के भी जब जैसे अब ये सीजन है जीरी का है, गेहूं का, बहुत दिक्कत होती है, तो माननीय मंत्री जी से यही कहूंगा कि मैं आपको ये एक अच्छा सा प्रस्ताव दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दीपक मंगला जी। ये उपयुक्त जमीन अगर देंगे तो इस आपके प्रस्ताव पर विचार करेंगे। 684 आंसर ऑन द टेबल सर। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो ये फ्लाईओवर बना हुआ है, इस फ्लाईओवर के दोनों ओर मोहन नगर और कैलाश नगर 2 बहुत बड़ी आवासीय बस्तियां हैं और दोनों तरफ 10-10 हजार से ज्यादा की जनसंख्या है, और वो लोग पैदल रेल लाइन को पार करते हैं। जब वो पैदल रेल लाइन को पार करते हैं तो बहुत दुर्घटनाएं पीछे भी हुई हैं और आए दिन होती रहती हैं। मेरा अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वहां पर एक फुट ओवर ब्रिज दोनों तरफ अगर बना दिया जाए तो आम जनमानस को वहां आने जाने में भी सुविधा होगी, और जो दुर्घटनाएं होती हैं और इलीगल तरीके से बहुत बड़ी संख्या में जो यात्री वहां से पैदल रेल लाइन को पार करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं बचाव होगा। अध्यक्ष जी, जहां तक बात इस फ्लाईओवर की है, उसके दोनों तरफ वॉकिंग पाथ बना हुआ है, मगर क्योंकि लंबा रास्ते की बजाय लोग सुनते हैं कि जल्दी रेलवे लाइन क्रॉस कर दी जाए, नीचे हमारे पास लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं है, मगर उसके ऊपर मैं EIC चीफ इंजीनियर और SC जो हमारे लोकल है, इनकी एक कमेटी बनाता हूं जो साइट विजिट भी कर लेगी, उसके अंदर कैसे वॉक पाथ बनाया जाए रेलवे से, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे, और अगर हमें लैंड मिल जाती है दोनों तरफ तो फिर इसके ऊपर फुट ओवर ब्रिज की भी निर्माण हम करेंगे। अध्यक्ष जी, ये डिपार्टमेंट की तरफ से इसकी फिजिबिलिटी भी आई हुई है, और एक आग्रह और भी है मेरा,
जो फ्लाईओवर बना हुआ है, अगर उसकी दोनों साइड सीढ़ी भी बन जाए और बहुत ज्यादा खर्चे का भी काम नहीं है, लेकिन खर्चे कम में बहुत बड़ी सुविधा होगी। और ऐसा केवल ये पलवल क्षेत्र की ही बात नहीं है, और भी क्षेत्रों में हमें ये जहां बहुत ज्यादा आबादी है और जगह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां स्वयं जाकर के हमने वहां पर देखा है कि किसी तरह की कोई दिक्कत उसमें नहीं आती। तो मेरा अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री से यही आग्रह है कि ये बहुत बड़ी असुविधा हमारे पलवल क्षेत्र के लिए है। अगर इस पर अच्छे ढंग से सहानुभूति ढंग से अगर देखा जाए तो इसमें बहुत ज्यादा लागत का भी काम नहीं है, लेकिन आम जनमानस को इससे बहुत बड़ी सुविधा होगी। और जो रोज की वहां दुर्घटनाएं होती हैं, कई बार तो पूरा की पूरे परिवार के साथ वहां दुर्घटना घटित हुई है। तो मेरा यही आग्रह है। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो बात करी है, क्योंकि एक बहुत ज्यादा ओवरलोडेड रेलवे लाइन है, बहुत ज्यादा ट्रेन्स का आना जाना निरंतर वहां चला रहता है। जो सीढ़ियों वाला सुझाव भी है या फुट ओवर ब्रिज का सुझाव भी है, मैं उस कमेटी को आदेश दूंगा कि अगले 30 दिन के अंदर साइट विजिट कर इन दोनों ऑप्शंस को वर्कआउट करे और जल्द से जल्द इस पर रिपोर्ट अपनी सबमिट करे, क्योंकि हमारे प्रदेश के एक एक नागरिक की जान हमारे लिए कीमती है और उनकी सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द हम कदम उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पलवल से ही है, पलवल संबंधी है? नहीं, पलवल का ही है या कोई अपना अलग से है जी? नहीं, वो तो फुट ओवर ब्रिज तो बहुत जगह बनने होंगे फिर से। नहीं सर, आदरणीय अध्यक्ष जी है सर, डिप्टी सीएम साहब से मैंने पिछले विधानसभा सत्र में भी मैंने एक रिक्वेस्ट की थी। जो हमारा एक तो सुबाना का बाईपास था, आपने कहा था कि 3 महीने में उसका काम शुरू करेंगे। दूसरा एक कुलाना चौक है जी, तकरीबन हमारे जो रिवाड़ी साइड से उधर से जो विधायक भी आते हैं, आम पब्लिक भी आती है, कुलाना का अंडरपास सबसे जरूरी है सर। आए दिन बहुत ज्यादा हादसे हो रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आप उसको भी दिखवा के उसको बनवाए। मुस्कुराए तो सर ही जरूरी है, पर आपकी मुस्कुराहट में कुछ न कुछ छुपा हुआ ये लग रहा है मैंने। तो मेरी रिक्वेस्ट है, एक तो एक तो सुबाना का, एक छुच्छकवास का बाईपास मंजूर हुआ पड़ा है काफी टाइम से, और एक हमारे कुलाना का अंडरपास। और एक रिक्वेस्ट और कर दूं, आपने 3 महीने का टाइम मांगा था कि बादली में मैं भाई सेक्रेटरीट बनाने चालू करवा दूंगा, आज तक नहीं बना है। ना तो वो बना है, ना हमारा पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस का आपने कहा था मौका देखेंगे, वो पाटोदा वाला वो भी युगायु पड़ा है। आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा हमारी तरफ भी ध्यान करें। धन्यवाद। अमरजीत ढांडा जी। आदरणीय अध्यक्ष जी। अमरजीत ढांडा जी, जवाब तो दे दो जी, जवाब तो ले लेने दो स्पीकर सर। एक सप्लीमेंट्री आदरणीय नहीं, डिप्टी सीएम साहब से पूछ रहा हूँ, जवाब तो दे। अध्यक्ष जी मुस्कुरा दिए तो इसका मतलब नहीं सर, मुस्कुराने से क्या काम। अब मैं दोबारा पूछता हूँ, कब शुरू कर रहे हैं बादली का काम? हमारा थाना नहीं बना, बस स्टैंड नहीं बना है। एक मिनट, ओहो दादा संबंधित है जी, इसी से। अच्छा ले दादा तू सुन ले, इसी से संबंधित है साहब। ये तो जवाब दे दादा, ये तो देने दो, जरूरी है। अध्यक्ष जी इसी से संबंधित है। पिछले समझ लीजिए आप भी वहीं से निकलते हो, कुलाना से 1 साल से, और सुबाना से भी निकलते हो, मान लो इस बात को। श्री अमरजीत ढांडा जी। अध्यक्ष जी पिछले इसी से संबंधित है एक मेरा सवाल भी। बैठ जाइए। नहीं, इससे संबंधित एक सप्लीमेंट्री हो चुकी है, उसके अलावा नहीं। अपना आपका संबंधित है, उसका क्वेश्चन लगाइए अगली बार। अमरजीत ढांडा जी हैं क्या? अमरजीत ढांडा जी नहीं है क्या? रामकुमार गौतम जी, रामकुमार गौतम जी, ऐसा नहीं है। 457 सर, 457 सर, नो फजूल क्वेश्चन। हाँ जी मंत्री जी, वो अलग क्वेश्चन लगाइए उसको। हाँ श्रीमान महोदय, मसूदपुर डिस्ट्रीब्यूटरी के विस्तार के निर्माण के लिए लगभग 90% भूमि RD 63,350 से लेकर RD 84,000 तक विभाग के नाम पर खरीदी जा चुकी है और विभाग के नाम पंजीकृत है।
शेष 30% की व्यवस्था हरियाणा भूमि एकीकरण विशेष प्रावधान अधिनियम 2017 धारा 4 और 5 के तहत की जा रही है। यह प्रक्रिया 3 महीने के भीतर पूरी होने की संभावना है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत इस नहर का निर्माण अप्रैल 2021 से शुरू होने की संभावना है। मुख्यमंत्री महोदय जी, आपने कहा था कि अगर ये रजिस्ट्री 90% पूरी हो जाएंगी तो मैं सब शुरू हो चुकी है और आप लगातार देख रहे थे किस तरीके से प्रश्नकाल का दौर चल रहा है और अपने अपने क्षेत्रों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको विधायक यहां पर रख रहे हैं और तमाम कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम उन रिक्वायरमेंट्स पर जवाब भी दे रहे हैं। तो सदन में प्रश्नकाल का दौर लगातार जारी है। अभी कुछ देर पहले ही किरण चौधरी भी विधानसभा में बोल रही थी और किसानों के पेमेंट, किसानों के भुगतान को लेकर उन्होंने कई सवाल खड़े किए थे कि इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से किसानों का भुगतान ठीक तरीके से नहीं होता है। इन तमाम सवालों के जवाब अभी फिलहाल मिनिस्टर्स दे रहे हैं और तमाम जो विधायक हैं वो अपने अपने क्षेत्रों को लेकर कहीं पर फ्लाईओवर बनाने की मांग की जा रही है तो कहीं पर गंदे पानी की शिकायत की जा रही है। तो इस समय प्रदेश में जो लोगों की परेशानियां हैं वो विधानसभा के पटल पर रखी जा रही हैं सरकार के सामने। मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, सभी कैबिनेट मिनिस्टर इस वक्त विधानसभा परिसर में हैं और विधायकों की परेशानियां सुनकर, उनके क्षेत्रों की परेशानियां सुनकर कहा जा रहा है कि इन परेशानियों का हल जल्द होगा। यही सबसे अच्छी बात होती है जब सत्र चलता है तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म होता है जहां पर सत्ता पक्ष भी है, विपक्ष भी है, मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं जो अपनी रिक्वायरमेंट रखते हैं, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की परेशानियां एक पटल पर रखी जाती हैं जहां पर सभी मंत्री मौजूद होते हैं जवाब देने के लिए। तो अभी फिलहाल कार्रवाई लगातार जारी है। आज प्रश्नकाल के बाद अब देखते हैं विधानसभा में आगे और कौन कौन से जो बिल हैं वो पेश होते हैं और आज 6 प्रस्ताव पेश होने हैं। इसके अलावा आपको बता दें मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है आज और 2 ही दिन का मॉनसून सत्र अभी लाया गया है। आज आखिरी दिन है और ऐसे में यही कहा जा रहा है कि कार्रवाई लंबी चलेगी। अब से कुछ ही देर पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से जरूर रोष मार्च निकाला गया सरकार के खिलाफ भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में। अब फिलहाल कांग्रेस के विधायक विधानसभा परिसर के अंदर हैं और ये रोष मार्च निकाला जा रहा था। कांग्रेस के तमाम एमएलए रोष मार्च निकालते हुए विधानसभा परिसर में पहुंचे। प्रश्नकाल की कार्रवाई लगातार जारी। प्रश्नकाल की कार्रवाई लगातार जारी विधानसभा में। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी कई विधायकों के प्रश्नों का जवाब दिया है। कहीं पर फ्लाईओवर बनाने की मांग की जा रही है, कहीं पर फुटओवर ब्रिज, तो कहीं पर गंदे पानी की शिकायत की गई है विधायकों द्वारा और लगातार इसी तरह लोगों से जुड़े हुए मुद्दे यहां उठाए जा रहे हैं।